हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को वागेश्वरी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में पार्ट सेकंड को करने वाले हैं। पार्ट वन में ऑलरेडी हम लोग 29 क्वेश्चन को कर चुके थे और ये सीरीज कंटिन्यू आप लोगों को यूट्यूब पर चलता रहेगा। हमारा कोशिश है कि आप लोगों को ये सेशन जो है, भले ही ये छोटा सेशन होगा लेकिन सबके लिए बहुत ही उपयुक्त होगा। देखो, क्वेश्चन कहता है कि भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 44 है तो भाज्य क्या होगा। देखो, ऐसे सवालों को बनाने के लिए सबसे पहला चीज हम लोग समझ लेते हैं कि भाज्य बराबर हमारे पास होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष। सिंपल सी बात है। अब यहां पर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास बोल रहा है कि जो शेषफल है वह हमारे पास 44 है। हम लोग 44 को लिख लेंगे। उसके बाद बोला जा रहा है कि भाजक भागफल का 11 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यानी कि जो भाजक है उस शेषफल का 5 गुना है, यानी कि 5 में अगर 44 से गुना करेंगे 220 होगा। और बोल रहा है कि भाजक भागफल का 11 गुना है, यानी कि जो भाजक है वो भागफल का 11 गुना है, यानी कि इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये आएगा। इसका मतलब अगर इसमें 11 से भाग दे दिया जाए तो हमारे पास ये कंडीशन बनने वाला है। अब हर बच्चा यहां पर समझ गया होगा कि जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 22 दूनी 44 पर डबल जीरो और 4 4 2 बार, यानी कि इस तरीके से 144 हम लोगों का रिजल्ट होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 11 से मल्टीपल भी हम लोग देख सकते थे। यहां पर हम लोगों का 11 से विभाज्य है और यह भी 11 से विभाज्य है, लेकिन जितना जब हम लोग इसको लिख ही लेंगे तो हम लोग डायरेक्ट जो है, चूंकि 22 में 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 220 में 20 से मल्टीप्लाई करके चीजों को निकालना आसान होता है। उसके बाद 31 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि 3 के पावर 8 में 7 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, जब भी अगर भाग अगर हम लोग दे रहे हैं और वह भाजक जो है अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले टोसेंट निकाल लेंगे, आसान हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। तो 7 के लिए टोसेंट निकालने का तरीका है कि एक हम लोग कम कर देते हैं, एक कम करेंगे 6 होगा, इसी 6 से हम लोग पावर में भाग दे देंगे। अब जब हम लोग भाग देंगे तो सीधी सी बात है, शेषफल हम लोगों का 2 बचेगा और 3 के पावर 2 9 होता है, और 9 में फिर 7 से हम लोग भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोगों का 2 हो जाएगा, और ये हम लोगों का बी ऑप्शन है। 32 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। कहता है कि 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। किसी भी संख्या में अगर 8 से भाग देना है, वह संख्या विभाज्य होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को अंतिम 3 अंकों को ही चेक करना पड़ता है, जिसके कारण केवल और केवल हम लोग 127 को लिख रहे हैं। 127। अब जरा सा ध्यान देना, यहां पर अगर विषम संख्या है तो समझो कि 4 शेषफल बच रहा है, ठीक है। यानी कि सैकड़ा के स्थान पर 1 3 5 7 है तो 4 शेषफल बच रहा है। 27 को 4 में जोड़ दोगे तो 31 हो जाएगा, और 31 में तुम लोग 8 से भाग दे दोगे। जब 8 से हम लोग भाग देंगे तो 8 3 के 24, 7 हम लोगों का रिमाइंडर बच जाएगा और आंसर हम लोगों का 7 आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पर 2 4 6 8 0 अगर होता तो रिमाइंडर हम लोगों को कुछ नहीं बचता, है ना। जैसे 100 में अगर 8 से भाग देते हैं तो 12 8 96 हम लोगों का हो जाता है, शेषफल 4 बच जाता है। लेकिन 200 हमारा 8 से जो है 25 बार में पूरा पूरा कट जाता है। अब यहां पर कहता है कि 10 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। देखो, 10 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो शेषफल में हम लोगों को इकाई अंक ही बचता है। इसका मतलब है कि यहां पर हम लोगों को इकाई अंक निकालना है। 3 में 2 से गुना करेंगे, इकाई अंक 3 है, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, और 6 को 5 मिल जा रहा है। या फिर ऐसे सोचो कि हमें जो यहां पर शेषफल निकालना है, यानी कि 10 से गुना करने के बाद शेषफल निकालना है, यानी कि इकाई अंक निकालना है, तो हम लोगों को गुना करना है 3 को 2 को 5 को। जैसे ही 5 को अगर हम लोग किसी भी सम संख्या से गुना करते हैं तो इकाई अंक 0 होता है, और इकाई अंक 0 का मतलब है कि शेषफल हम लोगों का 0 हो जाएगा। 10 से किसी में भी अगर हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल वही होता है जो हम लोगों का इकाई अंक है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मान लीजिए कि n का वैल्यू हम लोगों को 1420, 1423 और 1425 है। ये हमारे पास 1420, ठीक है, ये हमारे पास 1420 है। उसके बाद 1423 है और 25 है। 1420, 1423 और 1425।
बोला जा रहा है कि 12 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा। जरा सा ध्यान देना कि 12 जो हमारा टूटता है वो 4 गुणे 3 में टूटता है। पहले चेक कर लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमें लग रहा है कि कोई संख्या अगर विभाज्य है तो अच्छी बात है। यहां पर अगर देखें तो 4 से ये 20 कट जाता है, क्योंकि 4 के लिए हम लोग क्या देखते हैं, 4 के लिए अंतिम 2 अंकों को चेक करते हैं, और 3 के लिए अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए। 5 4 9 2 11 और 1 12, यानी कि 3 भी कट गया, यानी कि नीचे जो हम लोग 12 रखे थे वो पूरा पूरा कट गया। अगर कट गया तो हम लोगों का शेषफल जो है 0 बचेगा, और इस तरीके से ए ऑप्शन होगा। और अगर मान लिया जाए कि नहीं कटता तो हम लोग क्या करते कि बारी बारी से सभी में हम लोग भाग दे देते, और जो शेषफल हम लोगों को आता सबका अलग अलग उसे गुना कर देते। अगर वो 12 से बड़ा होता तो फिर से हम लोग भाग दे देते, है ना, क्योंकि शेषफल हमेशा हमारा भाजक से छोटा होता है। अब कहता है कि किसी संख्या में 45 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 28 प्राप्त होता है, 15 से भाग देंगे तो क्या होगा। देखो, जब भी अगर हमसे ऐसा सवाल अगर आता है तो हम लोग शेषफल में जो है भाजक से भाग दे देते हैं, यानी कि 15 जो हमारे पास फिर से भाग देना है 15 से, और शेषफल 28 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 से 28 में भाग देंगे, 15 दूनी 30, और रिमाइंडर हमारे पास 13 बच जाता है। 13 हम लोगों का ए ऑप्शन है। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। 119 से भाग देने पर 10 शेषफल बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए। अब जरा सा बताओ कि 10 में अगर 17 से भाग देंगे, है ना। एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि जो 17 हम लोगों का है वह निश्चित रूप से 119 को विभाजित करेगा। 17 साथे 19 साथे 35 नंबर के क्वेश्चन में 15 से विभाज्य कर रहे थे, तो 15 जो है निश्चित रूप से 45 को विभाज्य करेगा। अब बच्चा बोला कि सर अगर विभाज्य नहीं किया तो, अगर विभाज्य नहीं करेगा तो ऐसे केस में हमारा आंसर होगा डाटा इनसफिशिएंट है। ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए चेक करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग 10 में 17 से भाग देंगे, एक बार में भी नहीं लगेगा, यानी कि 10 के 10 हमारे पास शेषफल बच जाएगा। इस तरीके से यह था हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है। सवाल बिल्कुल ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे सवालों को अगर देखा जाए तो मिनट में 5 से 7 सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बताते हुए हम चलेंगे। देखिए, क्वेश्चन यहां पर हम लोगों को दे रखा है, जिससे हम लोग करते हैं 4-5 सवाल को एक बार में। किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 3 शेषफल बचता है, उसी संख्या को वर्ग को अगर 18 से भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। देखो, जब भी अगर संख्या को दुगुना कहेगा तो हम लोग शेषफल को दुगुना करेंगे, संख्या को 3 गुना कहेगा हम लोग शेषफल को 3 गुना कहेंगे, संख्या का अगर स्क्वायर कहेगा तो हम लोग शेषफल को, यानी कि जो अगर संख्या के साथ कहे वह हम लोग हमेशा जो है शेषफल के साथ करेंगे। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में शेषफल 3 है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 में अगर 18 से भाग देंगे लगेगा ही नहीं, एक बार में भी शेषफल वही रहेगा। 38 नंबर के क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। 5 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, और वर्ग में 5 से विभाजित करना है तो हम क्या बोले कि शेषफल के ही वर्ग करेंगे। तो 3 के स्क्वायर 9, और 9 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, और रिमाइंडर हमारा शेषफल जो है 4 बचेगा। आगे सवाल कहता है कि n को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। निम्न में से किस संख्या को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 0 बचेगा। एक बात बताओ, अभी शेषफल हमारे पास 3 बच रहा है। अगर अभी हमारे पास शेषफल 3 बच रहा है और कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन 7 से विभाज्य होगा, यानी कि सीधी सी बात है, अगर इसमें 4 हम लोग जोड़ देंगे तो यह 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी कि n चाहे जो भी संख्या होगा उसमें अगर हम लोग 4 अगर जोड़ देंगे तो वह पूर्णतः जो है विभाजित हो जाएगा, है ना। क्योंकि अभी शेषफल 3 बच रहा था, अगर उस संख्या में 4 अगर जोड़ दिया जाए तो वह भी संख्या जो है पूरी तरीके से 7 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरीके से n+4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहां पर कहता है कि किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है, ठीक है। जब मूल संख्या को दुगने को उसी से विभाजित किया जाता है। जैसे देखो, अभी शेषफल कितना बच रहा है, बच्चा बोलेगा सर अभी तो शेषफल आपका 16 बच रहा है, अगर मैं दुगना कर दूं, हम क्या बताए थे कि अगर जो संख्या के साथ कहेगा हम शेषफल के साथ करेंगे, तो शेषफल रियल में हमारे पास 32 बचना चाहिए था, लेकिन दुगना करने के बाद हमारे पास शेषफल 3 बच रहा है। 3 बचने का मतलब है कि इसका मतलब यह है कि जो दुगना किए होंगे वह भाजक से बड़ा हो गया होगा, जिससे भाग दे रहे हैं। अगर आपने दुगना किया, जैसे यहां पर हम लोग स्क्वायर किए, यहां स्क्वायर किए, 18 से बड़ा नहीं हुआ, वही आंसर रह गया।
यहां पर स्क्वायर किए तो 5 से हम लोगों का बड़ा हो गया, तो एक बार और हम लोग भाग दे दिए हैं, है ना। तो दुगुना अगर करेंगे तो एक बार और आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब सवाल है कि कब आया है पता चलेगा। तो जब ये बाद में दुगुना करने पर शेषफल रियल में 32 होना चाहिए था, लेकिन शेषफल हम लोगों का 3 दिया है, इसका मतलब है कि 29 की कमी आई है। इसका मतलब है कि जो शेषफल हमारे पास 32 हुआ है दुगुना करने पर, उसमें 29 से भाग दिया गया होगा, और जब 29 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा और 3 शेषफल बचेगा, यानी कि जो हमारे पास भाजक है वो हमारे पास 29 होगा। पहले सवाल जो है हमेशा दुगुना करने से संबंधित आता था, अब जो है धीरे धीरे समय बदला है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यहां तक कि 10 गुना से संबंधित भी दिया है। उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो आंसर्स आते हैं वह जो है 1 से अधिक होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों को बाद में कभी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे। अदरवाइज फाउंडेशन क्लासेज में ये सारी चीजें जो है सिस्टमेटिक वे से वहां पर डिलीवर कर दी जाती है, यहां पर सब कुछ संभव नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अब कहता है कि 25 के पावर 25 को 26 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बाबू देखो, कभी कभी सवाल इतने आसान पूछे जाते हैं, 25 के पावर 25 को 26 से विभाजित करना। अब देख रहे हो कि अगर ऐसा लगता है कि 26 से 25 में भाग देंगे तो एक कम या एक ज्यादा, जैसे 26 के पहाड़ा में 26 अगर देखा जाए तो 26 और 25 में 1 का अंतर है। अगर 1 का अंतर है तो देख सकते हैं कि अगर ये 27 होता तो हम लोग 1 लिखते, लेकिन ये 25 है, इससे 1 कम है, इसीलिए हम लोग -1 के पावर 25। माइनस का पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस होगा। शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, भाजक को एक बार और जोड़ देंगे और इस तरीके से 25 हम लोगों का शेषफल हो जाएगा। एक बार की बात है कि एक बच्चा जो है हमारे पास क्वेश्चन भेजा था, उसको जरा सा ध्यान से देखोगे, ठीक है। एक सवाल था, एक लड़का हमसे क्वेश्चन भेजा था और उसने बोला कि सर इसका शेषफल क्या होगा, थोड़ा सा हम चर्चा कर देते हैं। कभी भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, और कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सवाल अलग है, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सवाल अलग है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉमन होते हैं। बस कभी कभी क्या होता है कि सीजीएल वगैरह में हम लोगों का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो उसने सवाल हमें यह दिया कि सर अगर मैं कहूं कि 14 में या मान लिया जाए कि 13 में, किसी को भी बात कर रहे हैं यहां पर, -13 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अब कुछ बच्चों को दिमाग में यह बात आ रहा होगा कि सर 4 से अगर भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 होगा और एक हम लोगों का शेषफल बच जाएगा, लेकिन ये हमारा 100% गलत होगा। आप अगर कहते हैं कि सर 4 तिहाई 12 -12 और -1 कर देते हैं, यानी कि ये तो हमारे पास कट जाएगा और शेषफल हमारे पास -1 बच जाएगा, लेकिन शेषफल कभी भी निगेटिव हम लोगों का नहीं होता है। इसीलिए ऐसे केस में जब भी अगर रहे तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने के क्रम में हम लोग हमेशा छोटी संख्या को रखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 13 में 4 से भाग देते तो 4 के पहाड़ा पढ़ के हम लोग 13 से छोटा रखते, 13 से छोटा हमारे पास 12 होता है, 12 होता है तब जाकर के एक हमारे पास शेषफल बचता है। तो यहां पर भी आप लोग जब 4 से भाग देंगे तो आप खुद बताइए कि क्या -12 -13 से छोटा है। तो कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं सर ये छोटा नहीं है, यानी कि निश्चित रूप से छोटा के लिए -16 के पास जाना पड़ेगा, और जब -16 होगा तब हम लोगों को 3 होगा। इस तरीके से शेषफल हम लोगों को 3 बचेगा, है ना। तो याद रखना है कि जब भी अगर हम लोग भाग देते हैं तो भाग देने के क्रम में हम लोग छोटा रखते हैं। जैसे 4 से हम लोग भाग देते हैं तो 4 तिहाई 12 करते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर कहीं कहीं तो हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, तो निगेटिव आने के बाद फिर से हम लोग क्या करते हैं, भाजक को जोड़ देते हैं। तो यहां भी अगर किसी बच्चे को मन रहा कि सर -1 आ गया है तो हम लोग 4 को जोड़ देते हैं, बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। -1 में 4 को अगर जोड़ेंगे तो 3 हम लोगों का रिजल्ट होगा। तो या तो आप यहां पर बढ़ा दीजिए और नहीं तो बाद में फिर आप क्या कीजिए, 4 को जोड़ दीजिए। तो ऐसे सवाल एग्जाम में कभी कभी पूछ सकते हैं, हम लोगों को पहले से तैयार रहना है। तो कुछ कुछ कीवर्ड जो है हम बीच बीच में आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है कि हम लोगों को सिस्टमेटिक वे में चीजों को पढ़ाया नहीं गया है, हम लोगों को जनरली जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करवाया गया है, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब होता है कि हर चीजों को क्लियर करके आगे बढ़ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक धनात्मक पूर्णांक को अभाज्य कहा जाता है यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी धनात्मक पूर्णांक से विभाज्य न हो, सीधी सी बात है। और कहता है कि k एक अभाज्य संख्या है जो 5 से बड़ी है। जब k स्क्वायर को 19 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है,
ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। रियल में ये सवाल जो है जबरदस्त है। किसी भी अभाज्य संख्या को, अब बच्चा बोलेगा कि सर एग्जाम में अगर आ जाएगा तब हम क्या करेंगे। हम कहते हैं कि अगर एग्जाम में सवाल अगर आ गया तो तुम जरा सा भी चिंता नहीं करो, इसने जो बोला है वही काम करो। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या ले लो। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या बच्चा बोलेगा कि 7 है। ऐसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या का जो स्क्वायर होता है उसमें अगर 24 से भाग देते हैं तो 1 शेषफल बचता है। के स्क्वायर में 1 बचता 19 और 1 20 हो जाता, 20 में 12 से भाग दे देते 8 शेषफल बच जाता। लेकिन अगर बच्चे को जानकारी नहीं है तब कैसे ये सोल्व करेगा। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या इसने बोला, 5 से बड़ी अभाज्य संख्या 7 ले लेते हैं। 7 के स्क्वायर में हम लोगों को यहां पर बोल रहा है कि 18 को जोड़ना है। तो ये हमारे पास 12 से भाग देंगे, 49 में 12 से भाग देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। और यहां पर 18 में जब हम लोग 19 है, 19 में जब हम लोग 12 से भाग देंगे तो 7 बचेगा। इस तरीके से अब देखो 49 में 12 से भाग देंगे, बरचो 48, 1 बचेगा। और ऐसे भी अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बार सवाल हम लोगों का पूछा है कि 5 से बड़ी अभाज्य संख्या के वर्ग में 24 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है। तो वहां पर आंसर हमारा 1 होगा। फिर भी अगर भूल जाते हो तो कोई एक अभाज्य संख्या ले लेना जो 5 या 5 से बड़ा है और उसमें 24 से हम लोग भाग दे देंगे। जब ऐसा करना ही है तो हम लोग हमेशा जो है छोटे एग्जाम्पल्स को लेते हैं ताकि हमारे लिए रास्ता जो है आसान हो जाए। आगे चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में। 43 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 265 के पावर 4081। देखना थोड़ा सा कभी कभी हमें स्क्रीन चूंकि दूर होता है जिसके कारण दिखाई नहीं देता है और डिजिटल बोर्ड अभी है नहीं, समय आने पर ये सारी चीजें हो जाएगी। इसमें अगर 266 से अगर भाग देते हैं, ठीक है, तो बच्चा बोलेगा कि सर क्या शेषफल बचेगा। तो सिंपल सी बात है, 266 से 265 में भाग देंगे तो एक हम लोगों का ये कम है, यानी कि 266 265 से एक ज्यादा है, इसीलिए -1 हो जाएगा। कि पावर हमारे पास विषम संख्या, देखो विषम संख्या अगर पावर होता है तो माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर विषम संख्या इक्वल टू -1 हो जाएगा। और +9 इस तरीके से शेषफल हमारे पास 8 बचेगा। और ये 8 हम लोगों का डी ऑप्शन है। अब यहां से हम लोगों को शुरू होता है इकाई अंक से संबंधित सवाल, ठीक है। इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए हमेशा जो है इकाई अंक का ही प्रयोग किया जाता है। कभी भी अगर इकाई अंक अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इकाई अंक को निकालने के लिए हमेशा जो है हम लोग इकाई अंक का ही प्रयोग करेंगे। तो हम कुछ नहीं करते हैं, संख्याओं में से केवल इकाई अंक को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 44 में देख रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पर 4 दिख रहा होगा और 4 के बगल में जो संख्या है 38, उसमें से 8 और 764 से 4, यानी कि 8 4 6 को लिख रहे हैं। हम सभी में से क्या किए हैं, केवल और केवल इकाई अंक को निकाल लिए हैं। उसके बाद जो कहानी है सामने आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 8 चौका 32 और 6 चौका 24, यानी कि यहाँ 4 और यहाँ 2, और 4 और 2 को गुना कर देंगे तो हम लोगों को 8 हो जाएगा। उसके बाद 45 में आते हैं। 45 में कहता है कि 22 के पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो जब भी हमारे पास ऐसा केस आता है, पावर अगर बड़ा होता है तो हम लोग पावर में 4 से भाग देते हैं। देने के बाद जो शेषफल बचता है उसी को हम लोग पावर में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो है 5वां बार फिर से जो है रिपीटेशन शुरू हो जाता है। जैसे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5वां बार में 16 दूनी 32, जो 2 था इकाई अंक वह फिर से 2 आ जाता है। यानी कि 4 बार के बाद जो है वो साइक्लिक ऑर्डर को पूरा करता है, चक्र को पूरा करता है। यही कारण है कि 4 से भाग देते हैं। जब 2 यहां पर इकाई अंक है और यहां पर भाग देंगे तो 3, यानी कि हमारे पास इस तरीके से 8 बच जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 8। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमेशा हम लोग इकाई अंक को ही लिख रहे हैं। तो 2467 है जिसमें हम लोग 67 को लिख रहे हैं और 153 से भाग देना है। बगल में जो हम लोग देख रहे हैं वह 341 का इकाई अंक 3 है, उसका पावर कुछ भी अगर आप लोग दे दीजिए तो इकाई अंक कुछ भी है। 341 का इकाई अंक 1 है, उसका पावर कुछ भी लिखेंगे तो इकाई अंक 1 होगा। 1 का पावर कुछ भी अगर दे दिया जाए तो 1 ही होगा, तो चलो 1 लिख देते हैं। अब यहां पर हम लोगों को पावर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने का रूल है कि अंतिम 2 अंकों में ही भाग दिया जाता है। तो हम लोग 4 से क्या करेंगे, 53 में भाग देंगे तो 13 चौका 52 हो जाता है, यानी कि 1 बचेगा, यानी कि 7 के पावर 1 यानी कि 7। और इससे कोई हम लोगों को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 से अगर किसी में भी आप गुना करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है 194 और 294, यानी कि यार है तो 94 जरूर,
लेकिन हम केवल 4 ही लिखते हैं, है ना। 4 के पावर 102 है और उसके बाद 4 के पावर 103 है। अब हमारी मर्जी है, हम जैसे चाहेंगे वैसे इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, 4 से हम लोग भाग दे देते हैं। 4 से भाग देंगे तो यहां पर 2 बचेगा, 4 के पावर 2 16 यानी कि इकाई अंक 6। और यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं 3 में अगर 4 से भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल जो है 3 बचेगा। 4 के पावर 3 64, इकाई अंक हमारे पास 4, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इकाई अंक हम लोगों का 6 होगा। कॉमन भी लेके बनाया जा सकता था, लेकिन उतना लंबा चौड़ा हम लोगों को काम करने की कोई भी जरूरत नहीं। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा समझना है, गुणनखंड पर आधारित है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है डेली एक छोटा सा क्लास रखेंगे, वो आधे घंटे, पौन घंटे, 25-30 मिनट का जो भी होगा, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि डेली 25 से 30 क्वेश्चन को करवा दें। तो निम्न में से किस न्यूनतम संख्या को 1650 से गुना किया जाए? ध्यान दीजिएगा, 48 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि 1650 को किससे गुणा किया जाए। मान लिया जाए कि x है, केवल समझने के लिए हम x यहां पर लिखना है, अदरवाइज x से बड़ा नफरत है। और ये जो है 1450 हो जाएगा। देखो एक बात जान लो, हर बच्चा यहां पर जान रहा है कि भैया ये जो है 0 कटेगा, 5 से भी दोनों कटने वाला है, तो 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, यानी कि यहां पर भी 5 से। अब देखो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही 5 से यहां पर भाग दे दिए, यानी कि इधर 29 है, तो सीधी सी बात है इधर 29 नहीं होगा, है ना। तो हमें जो इसका है गुना करने के बाद उसका एक गुणक होने के लिए, गुणनफल प्राप्त करने के लिए, इधर अगर 29 हम लोगों का है तो इधर भी 29 हम लोगों का चाहिए। इसका मतलब यह है कि 165 में 29 ऐसे भी नहीं आएगा। अगर भाग दे करके बच्चा अगर देखता भी है तो दिख रहा होगा कि ये 33 है, यानी कि 29 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नहीं, यानी कि इसमें अगर 29 से गुना कर दिया जाए, x के जगह पर अगर 29 रख दिया जाए, तो ये गुणनफल जो है ना, गुणनफल जो है इसका गुणक हो जाएगा, यानी कि गुना करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जैसे मान लिया जाए कि अगर हम आपसे कहें कि 15 में किस संख्या से गुना किया जाए कि वह जो है 12 से विभाज्य होगा, तो आप कहेंगे सर 12 के लिए 3 गुणे 4 लिखते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर 3 गुणे 5 है, दोनों में तो 3 तो है, लेकिन इसमें 4 है और इसमें 4 नहीं है, यानी कि निश्चित रूप से 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये जो 60 है वो 12 के गुणक में आएगा, 12 के पहाड़ा में हम लोगों को आ जाएगा। अब कहता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए यहां पर अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान से देखिए, पता चल जाएगा कि अब देखिए कैसे हम लोग जो है डिसाइड करते हैं। इतने बड़े सवाल में हम लोगों को जो दिया गया है वो 266 और 805, इसे देख करके पता चल रहा है कि 5 केवल एक बार ही आएगा। इसे देखने के बाद पता चला कि 5 जो है केवल और केवल एक बार आने वाला है, दोबारा नहीं आने वाला है। नहीं तो 5 एक बार अगर देखा जाए तो एक हमारे पास बी ऑप्शन में है और एक हमारे पास डी ऑप्शन में है, यानी कि एक हमारे पास बी ऑप्शन में है और एक डी ऑप्शन में है। ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग बिना फैक्टर किए हुए इस सवाल को सोल्व करने जा रहे हैं। यानी कि 5 को देख करके हम लोगों को पता चल गया कि या तो बी ऑप्शन है या तो डी ऑप्शन है। फिर देखिए बी में जो हम लोग देख रहे हैं 3 के पावर 2 है और डी में 3 के पावर 1 है। बी में 3 के पावर 2 है और डी में 3 के पावर 1 है। डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हम यहीं पर दिखा देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए बी में 3 के पावर 2 है और डी में 3 के पावर 1 है। तो यहां पर दोनों हम लोगों को अलग अलग दिख रहा है, यानी कि क्यों ना ये डिसाइड कर ले कि संख्या 3 से कटेगा या 3 के पावर 2 यानी कि 9 से कटेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए अब जो है ये 6 6 12, 12 और 8 20, 5 25 और 2 27, 27 का मतलब है कि 9 से कटेगा और बी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो ये तरीका होता है सवालों को जो है एग्जाम में लगाने के लिए। और ऐसे अगर सवालों को लगाएंगे, हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जिसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक मजबूत होना चाहिए। ऑप्शन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। जब तक कि ऑप्शन की ओर हम लोग ध्यान अगर नहीं देंगे तब तक ये रास्ता आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, आगे है, कहता है कि अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। अब देखिए 9 के पावर 6 है, 9 के पावर 6 को बच्चा 3 के पावर 2 और उसका पावर 6 लिख सकता है, यानी कि 3 का पावर 12 तो लिख सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद
12 जो आप लोग देख रहे हैं, 12 में भी आप लोगों को कहीं ना कहीं 12 में कहीं ना कहीं आप लोगों को 3 और 4, 4 के लिए आप लोग 2 गुने 2, तो इसमें 2 मिलने का चांस है। उसके बाद 7 तो हमारे पास 7 है, यानी कि एक हमारे पास 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा और एक 7 मिलेगा। बस इसी को जोड़ना है, पूरा जो है फैक्टर सोल्व नहीं करना है। आप लोगों को अगर पता चल गया कि 9 से 3 मिलेगा, 12 से भी 3 मिलेगा, लेकिन 3 तो हम लोगों को एक बार ही रखना है। और 12 में हम लोगों को 2 मिलेगा, चूंकि अभाज्य की बात हो रही है तो 12 को हम लोग 2 गुने 3 में तोड़ेंगे। पावर कुछ भी हो, केवल हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड को जोड़ना है, इसीलिए। और 7 में हम लोगों का 7 है, तो देख करके पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए पावर को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद जो है हम लोग फिर वही काम करेंगे, 2, 3 और 7 को जोड़ेंगे। हम लोगों को देख लेना है कि रियल में हम लोगों को क्या मिलने वाला। 3 यहां से मिल जाएगा या यहां से भी 3 मिल जाएगा, तो 12 से भी 3 और 2 मिल जाएगा हम लोगों को। 7 तो हम लोगों को अलग है, 7 के पावर 7 में 7 तो हम लोगों का बेस में है ही। तो 3, 2 और 7 को जोड़ेंगे और 7, 3, 10 और 2, 12 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ये था 50 नंबर का क्वेश्चन। अब जरा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1260, देखो अच्छा सवाल है। 51 नंबर में ऐसे ऐसे सवालों से अक्सर बच्चे जो है 12,600, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया हुआ है P के पावर 3 गुने Q के पावर 2, R के पावर 2 और S का पावर 1, R के पावर 2 और S का पावर 1। ठीक है, यही सवाल है। अब देखिए बच्चा को शुरू कहां से करना है। सबसे पहला चीज है कि डबल जीरो देख करके बच्चा को पता होना चाहिए कि 2 2 गो और 5 2 गो यहां पर आएगा। 2 2 गो और 5 2 गो हम लोगों को यहां पर आएगा, ये पक्की बात है। ठीक है इसका मतलब ये होगा कि पावर 2 हम लोगों को 2 जगह पर दिख रहा है, लेकिन 2 यहां से भी हम लोगों को आने वाला है। 126 को जब आप तोड़ेंगे तो 9 7 63 होता है, यानी कि 3 के पावर 2, 7 के पावर 1 और 2 के पावर 1। तो 2 रियल में हमारे पास 3 गो है, 3 हमारे पास 2 गो है, 5 हमारे पास 2 गो है। ठीक है, और 7 हमारे पास 1 गो है। गिन लीजिए, 2 3 गो हमारे पास है, 3 हमारे पास 2 गो है, 5 हमारे पास 2 गो है और 9 7 63 हो रहा था। 2 से भाग देंगे तो 63 आ रहा था। 9 7 63 के लिए देखिए 9 गुने 7 63। अब ये तो पता चल गया कि जहां पावर 1 है वो हमारे पास S होगा, जहां पावर 3 है वो हमारे पास P होगा। अब समस्या है Q और R को हम लोगों को 3 और 5 में से डिसाइड करना है, और लिख रहा है कि PQRS आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में है, यानी कि P सबसे छोटा है, उससे बड़ा Q है, तो उससे बड़ा हमारे पास Q है, उससे बड़ा हमारे पास R है। तो अब तो मैच भी करने का जरूरत नहीं पड़ा था हम लोगों को, आरोही क्रम में जैसे ही हम लोग लिख लेते PQRS, है ना। तो जनरली अगर ऐसे सवाल में अगर देखा जाए तो हमें केवल ये पता होना चाहिए था कि इसके प्राइम फैक्टर में कौन कौन आ रहा है। तो एक तो कि हमारे पास 2 आ रहा था, 5 आ रहा था, 3 आ रहा था और 7 आ रहा था। 2 3 5 7 आ रहा था, आरोही क्रम में है, तो फिर हम लोगों को पावर को भी मैच करने की जरूरत नहीं थी। मैंने पूरा सवाल को अभी पढ़ा नहीं था। अब कहता है 3P यानी कि 3 दूनी 6। उसके बाद कहता है कि 2Q, तो 3 दूनी 6। उसके बाद हमसे कहता है कि -R यानी कि -5, और लास्ट में हम लोगों का S है, S के लिए हम लोग 7 रखें। 6 6 12, 12 में से 5 को घटा देंगे 7 और फिर 7 मिल करके हमारे पास रिजल्ट जो है 14 होगा, और इस तरीके से C। अब कहता है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। देखिए गुणनखंडों की संख्या अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो हमारे पास है यहां पर 1750। ठीक है, 1750 है। अब ये 1750 का खेला क्या है ये आप समझ लीजिए। ये देखिए जब भी अगर संख्या के लास्ट में 125, 250, 375, 500, 625, 750, 875 ये सब अगर है तो इसका मतलब है कि 5 3 बार आया है, तो 3 बार तो 5 इसमें होगा ही होगा, है ना। अब उसके बाद क्या होगा ये हम लोगों को जानना जरूरी है, तो हम एक काम करते हैं, बताते हैं। 1000 में 125 से अगर भाग दोगे तो 8 बार में, और
750 में अगर 125 से भाग देंगे तो 6 बार, है ना, तो 8 और 6 14 बार में हम लोगों को आने वाला है। देखो 1000 में, यानी कि समझना है पहले, अगर इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये हमारे पास 1000 होता है। हर बच्चा को ये जानकारी चाहिए, ठीक है। और 125 में अगर 6 से हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास 750 होता है। यानी कि यहां से 8 बार और यहां से 6 बार, 8 6 14, यानी कि 125 गुने 14 हम लोगों को आ रहा है, जिसको हम लोग 5 के पावर 3, 2 के पावर 1 और 7 के पावर 1 लिख सकते हैं। पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा, चूंकि गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं। पावर में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, पावर में 1 बढ़ाएंगे 2 होगा। इस तरीके से जो रिजल्ट हमारे पास है वो हमारे पास 16 है। फिर भी अगर देखा जाए तो रिजल्ट ऐसे भी दिया जा सकता था। हमें पता चल गया था कि 5 3 बार आया है, पावर में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 से कटने वाली संख्या आने वाला है। अब यहां पर 4 से कटने वाली संख्या 2 है, 16 है और 20 भी है, ठीक है। 20 के लिए 4 गुने 5 हम लोग करेंगे। यहां से तो हम लोगों को 5 से तो 4 आने वाला है। 5 आने के लिए अगर देखा जाए, अगर 20 को हम सही मान भी ले तो 5 आने के लिए किसी एक का फैक्टर 4 बार चाहिए। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि किसी एक का फैक्टर, क्योंकि 2 तो इसमें आएगा ही, एक बार तो 2 हम लोगों को दिख रहा है, तो यार एक बार 2 अगर आ गया तो सीधी सी बात है 20 जो है हम लोगों का संभव है नहीं। लेकिन हाँ, ये चीजें जो है आप अगर लगातार अगर पढ़ते रहते हैं, आपको उस दिशा में सोचने लायक अगर बना दिया जाता है। जनरली क्या हो रहा है कि हम लोगों को अभी जो है मैक्सिमम चीजों को सोचने के लिए नहीं बताया जाता है, हमें थिंकिंग करने के लिए नहीं बताया जाता है। और जिसके कारण हमारी भी एक आदत सी बन गई है कि हम लोग जो है सवालों को जो है सोचते नहीं है, बल्कि जैसे बोल दिया गया है वैसे हम लोग कर लेते हैं। अब 120 के क्रमशः विषम और सम भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि विषम भाजकों की संख्या और सम भाजकों की संख्या हम लोगों को निकालना। तो हम लोग देख रहे हैं कि विषम में हर जगह अलग अलग है, तो केवल एक को ही निकाल लेते हैं हम लोग। 53 में आप लोग देख लीजिए 120 का पहले फैक्टर करेंगे, तो हर बच्चा को पता है कि 15 में 8 से गुना करते हैं तो 120 होता है, यानी कि ये ऐसे और ये ऐसे। अब विषम भाजकों के लिए केवल हम लोग विषम का यूज करेंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, पावर में 1 जोड़ेंगे 2 होगा, और विषम भाजकों की संख्या 4 आएगा। विषम भाजकों की संख्या 4 अगर कहा जा रहा है तो बी ऑप्शन हमारे पास होगा, 4 और 12, है ना। सम को अगर कहा जाता तब क्या करते, तो 3 को हम लोग इससे गुना कर देते, 3 को 3 रहने देते और इसमें 1 बढ़ा करके गुना कर देते, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ा हम लोगों को। सम अगर कहेगा तो 2 के पावर को आप नहीं बढ़ाइएगा, बाकी के पावर को आप बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। 216 के विषम भाजकों का योग क्या होगा, तो 216 देखिए ब्रेक कैसे होता है। 216 हमारा 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3 में ब्रेक होता है। बच्चा बोलेगा कैसे, तो 6 के पावर 3 हमारे पास 216 होता है, 6 के पावर 3 216 होता है, और 6 हमारा 2 गुने 3 में टूटता है, यानी कि 2 भी 3 बार होगा और 3 भी 3 बार होगा। अब हमें कहता है कि विषम भाजकों का योग, यानी कि केवल इसी को लेना है, तो 3 के पावर 3 हमारे पास 27 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, 3 के पावर 1 3 होता है, और लास्ट में 1 सब में रहेगा। सबको हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका 27 और 3 30, 9 1 10, 30 और 10 40 हमारे पास योगफल हो रहा है, जो कि डी ऑप्शन है। अब कहता है कि गुणनखंड में कितनी अभाज्य संख्या। देखो 55 में जब हम लोग 108 का फैक्टर करेंगे तो बच्चा को अगर पता है कि 12 गुने 9, 12 9 टोटल से पहाड़ा अगर याद है तो पता चल गया होगा कि अगर 12 गुने 9 भी करते हैं तो इसमें हम लोगों का 2 गुने 2 गुने 3 मिलता है, और इसमें 3 गुने 3 होता है। फैक्टर तो बहुत सारे होंगे, गुणनखंड बहुत सारे होंगे, है ना, अभाज्य गुणनखंड भी बहुत सारे होंगे, लेकिन कह रहा है कि गुणनखंड में से कितने अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो मात्र 2 ही गो है, एक 2 है एक 3 है, एक 2 है और एक क्या है 3 है। आप अगर इसे लिखते हैं तो 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3 लिखते हैं, तो रियल में इसके फैक्टर बहुत सारे होंगे, लेकिन उस फैक्टर में से अभाज्य संख्या जो है वह केवल और केवल जो है 2 ही गो होगा, वह है 2 और 3। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये हर बच्चा जानता है कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ये फॉर्मूला जो है हर किसी को मालूम होगा। अब सवाल है कि 1 से 42 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए यहां पर 2 चीजें हैं, हम लोग इसे अलग अलग तरीकों से याद रख सकते हैं।
अगर हमारे पास n लगातार सम संख्या, देखिए अगर हमारे पास n अगर सम संख्या लगातार है, n सम संख्या क्या है, लगातार है, तो इसको हम लोगों को n स्क्वायर प्लस 1 या हो सकता है कि कुछ बच्चे n प्लस 1 ऐसे ही बताएंगे। और n अगर विषम लगातार संख्या का जोड़कर निकालना है, हम लोगों को लगातार संख्या को जोड़ करके निकालना है तो n स्क्वायर। अब 2 से 42 तक में अगर देखा जाए तो 2 से 42 तक में अगर देखा जाए तो हमारे पास टोटल 21 संख्या होगा, यानी कि 21 के स्क्वायर में 21 हम लोग जोड़ देंगे। अब 21 का स्क्वायर 441 होता है और 21 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 462 होगा। हो सकता है कि आप अगर चाहे तो यूनिट डिजिट, लेकिन यूनिट डिजिट हम लोगों को हर जगह सेम दिख रहा है। दूसरा चीज है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, हमारे हिसाब से हम जब पढ़ाते हैं तो हमारा एक रूल है कि 30-31 तक आप लोगों का स्क्वायर याद रहना चाहिए। अगर स्क्वायर याद है तो ये डिजिटल सम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ चीजों को केवल अगर याद रखा जाए तो, और याद का मतलब ये नहीं, जो नेसेसरी हम लोगों को ये है कि 21 तक हम लोग स्क्वायर को याद कर लेते हैं, सॉरी 31 तक स्क्वायर को याद कर लेते हैं, 21 तक क्यूब को याद कर लेते हैं तो आसान होता है। सेम क्वेश्चन देखिए, इस पर हम लोगों को आ गया कि 25 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 25 का स्क्वायर हम लोग करेंगे और 625 होगा। दोनों बातें यहीं पर आ गया। देखो पढ़ने का एक तरीका होता है, पढ़ने का तरीका यह होता है कि जब हम लोग फाउंडेशन क्लास में पढ़ते हैं, और अभी क्या हो रहा है कि हम लोगों को जनरली जो है फाउंडेशन क्लास के नाम पर भी हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, और हम लोगों को जो है केवल और केवल कुछ बातों को बताने के बाद जो है हमें जो है प्रीवियस ईयर के चीजों को कराया जाता है। और जो चीजें पहले यार पूछ दिया है, अगली बार तो जरूरी नहीं है कि सारी चीजें वही पूछेगी। और ऐसे केस में क्या होता है कि अक्सर बच्चे जो है फंस जाते हैं। तो फाउंडेशन में क्या होता है कि जब एक टाइप के चीजों को हम लोग एक जगह पर पढ़ते हैं सिस्टमेटिक वे में, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, तो भूलने का चांस न के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लड़का 1 से 15 तक जोड़ रहा था। देखो एक लड़का को बोला गया कि भैया तुम 1 से 15 तक जोड़ो। अब कोई भी बच्चा कहेगा सर ये गुरुजी ये तो हम लोग पहले से ही निकालने के लिए जान रहे हैं, और अभी आपने फॉर्मूला भी दिखाया था इसके पहले n इंटू n प्लस 1/2। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 15 गुणे n प्लस 1 16/2, ये 8 बार में, यानी कि रियल में 120 होना चाहिए 120, लेकिन बच्चा जोड़ करके ला दिया 134। अब बताओ कि कितना ज्यादा वो लाया, 14 ज्यादा लाया है, यानी कि बच्चा क्या किया होगा, 14 को 2 बार लिख दिया होगा, है ना। 1 से 15 तक सभी प्राकृत संख्या को जोड़ने के लिए कहा गया, और गलती से क्या किया उसने जो है एक संख्या को 2 बार लिख दिया। तो हम पहले देख लिए कि अगर भाई वो सही करता तो 120 आता, लेकिन उसने सही नहीं किया है, उसने गलती कर दिया जिसके कारण 134 आ गया। हो सकता है कि कभी कह दे कि गलती से उसने किसी एक संख्या को छोड़ दिया, अगर वो छोड़ देता तो यहां पर हम लोगों को छोटा रहता, तो इसमें से इसको घटा देते, यानी कि घटाना ही था हम लोगों का, है ना, जोड़ने की बात तो यहां पर थी ही नहीं। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट जो सवाल है वह देखिए क्या है, और एक क्वेश्चन हम लोगों का स्क्रीन पर नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से व्यवस्थित किया गया था हमें ध्यान में नहीं था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोगों को जो है स्क्रीन से, एक क्वेश्चन नहीं यार 2 क्वेश्चन हम लोगों को स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए खेद रहेगा, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 क्वेश्चन है उसे हम लोग अगला जो भी चैप्टर करेंगे उसमें हम वो 2 क्वेश्चन को जो है आप लोगों को लगा देंगे, या फिर कोशिश करते हैं, अगर लगेगा अभी कि अभी उसको किया जा सकता है तो बिल्कुल अभी कर देंगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। देखिए x और z का उच्चतम मान क्या होगा, x और z का बड़ा मान हम लोगों को निकालने के लिए कहा है, और सवाल में है 9x 7, उसके बाद 8yz, उसके बाद हमारे पास है 7z1। देखिएगा कैसे सोचा जाता है, 7z1 और जोड़ करके 2526 है, 2526 है। हमें बोला जा रहा है कि x और z का उच्चतम मान क्या, x और z का बड़ा मान क्या होगा। पहले चीज तो आप लोग ये समझ लीजिए कि 9 और 8 17 और 17 और 7 24, यहां 24 आ रहा है, यानी कि यहां से हम लोगों को 1 आना चाहिए, यहां से हम लोगों को 1 आना चाहिए, 1 के अलावा दूसरे को आने का कोई चांस नहीं बनना चाहिए। सबसे पहला चीज है 1 के अलावा दूसरे को होने का कोई चांस नहीं बचना चाहिए।
और 7 और 1 8 है, तो जेड को तो 8 हमको रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है। जेड को 8 रखना ही पड़ेगा, हमारी क्या है, मजबूरी है। अब बताइए कि जेड को जब हम लोग 8 रख देंगे तो हमारे पास ए या डी में से किसी एक को होना पड़ेगा। अब यहां से एक हम लोगों को बच गया और जेड को हम लोग 8 रख दिए। अब जेड को 8 रख दिए तो 8 और 1 9। अब y को, या किसको कह रहा है, x को अगर 3 रख देंगे, देखिए अब ये 8 और 1 9, यहां से बचा था 9, अब 9 हो गया। अगर हम लोग इसको 3 रख दे तो 9 3 12 का 2 लिखाएगा और 24 यहां से हो रहा था 25 हो जाएगा। तो x को हम लोगों को 3 रखना पड़ेगा, 7 कभी भी नहीं रख सकते हो। अगर 7 रखोगे तो 1 और 8 9, और 9 और 7 16। अगर 16 आ जाएगा तो फिर y का वैल्यू कुछ रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब यहां 2 हम लोगों को बनाना है, तो 0 भी रखोगे तो 2 नहीं बनेगा, यानी कि सीधी सी बात है x का मान हम लोगों को 3 रखना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि यहां से जोड़ करके हम लोगों को 24 हो रहा है, तो यहां से 1 से ज्यादा हम लोगों को यहां पर बच करके बगल में शेषफल नहीं आना चाहिए। अब जरा सा आपके अगले सवाल के लिए अगर पॉसिबल अगर हो तो हम इसमें कर देते हैं, लेकिन यार रैंडम तो संभव नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपके भावनाओं को समझा जाए कि क्या किया जाए, ताकि यार ताव पर जो है ना, ताव पर हम लोगों का ये काम करेगा या नहीं करेगा। क्या कहानी बन रही है बंधु? हाँ, काम तो आ जाएगा। चलो, किस्मत आपकी अच्छी थी और बहुत अच्छी थी। ये 2 क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर हम लोगों को आ गया, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन जिसमें डिस्प्ले करते हैं उसकी लंबाई ज़्यादा है, और जिसके कारण जो है लास्ट हमारा क्वेश्चन हो रहा था, अगला बार से ध्यान में रखना पड़ेगा कि नीचे जो है खाली जगह को रखे ताकि स्क्रॉल करके ऊपर जाया जा सके। 3 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 72 है। लगातार 3 से कटने वाली 3 संख्याएं, तो जब भी अगर लगातार संख्याओं को जोड़ करके दिया हुआ है तो 3 संख्या है, आप 3 से भाग दीजिए, 72 दिया हुआ है, तो 72 3 संख्या को जोड़ के है आप भाग दीजिएगा तो ये 24 हमारे पास बीच संख्या आएगा। अब अगर 5 संख्या होगा तो 5 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या निकलेगा, लेकिन अगर 4 संख्या होगा तो हम लोग भाग तो दे देंगे, लेकिन 4 संख्याओं में बीच में कोई नहीं होता है, तो ये दोनों के जोड़ करके हाफ हम लोगों को निकलेगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड कर लेंगे दोनों तरफ की संख्या। तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगा यार, 24 अगर बीच में है तो इस तरफ 27 होगा और इस तरफ 21 होगा, तो दूसरी बड़ी संख्या कहे या बीच वाली संख्या कहे, दोनों बातें सेम। अब 3 सह अभाज्य संख्या, जैसे 3 गो सह अभाज्य संख्या है, जैसे मान लिया जाए ए बी और सी, तो ए और बी को जब हम लोग गुना करेंगे तो ए बी बराबर हमारे पास, समझाने के लिए यहां पर लिख रहे हैं कि 527 है, और 2 गो इसको अगर गुना करेंगे तो ये हमारे पास जो है बी और सी को अगर गुना करेंगे तो हमारे पास 1147 है। अब कहता है कि तीनों को जोड़ करके क्या होगा। देखो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अगर HCF निकाल ले, दोनों का अगर मसह निकाल ले, तो मसह निकालने के बाद जो है रिजल्ट हमारे पास आ सकता है ना। मसह अगर निकाल ले तो रिजल्ट हमारे पास आ सकता है। अब मसह निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये जान लीजिए। डायरेक्ट अगर घटाएंगे तो बड़ी संख्या आ रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं कि बड़ी संख्या में फंसे, इसको तुम डबल कर दो। देखो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, डबल करके भी घटा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। डबल अगर करेंगे तो 10 हमारे पास 1027 दूनी 54 हो जाएगा, और अब जब हम लोग इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद हमारे पास ये जो है यहाँ पर 3 हम लोगों को आ रहा है, और यहां पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 9 आ रहा है, और ये कुछ नहीं, यानी कि 93 जो हमारे पास टूटेगा वो 3 गुने 31 में टूटेगा, यानी कि 31 से ये कट रहा होगा। ऐसे देखोगे तो 17 गुने, ठीक है, 17 तिया 51 और 17 का 17, यानी कि 17 गुने 31 में टूट रहा है। तो अब जो है 31 हम लोगों को इसमें मिलना चाहिए,
31 हम लोगों को जो है इसमें मिलना चाहिए। अब देखो 31 कहां से मिलता है, 31 से अगर हम लोग इसमें भाग दे देते हैं, है ना, 31 से अगर भाग दे देते हैं तो 31 से भाग देने के बाद क्या कंडीशन होता है, जरा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। 31 से अगर हम लोग भाग देते हैं 1147 में, तो 3 बार में अगर हम लोग करते हैं तो 3 बार में हम लोगों को 93 हो जाता है। ये 1, ये 7, ठीक है, और ये जो है हमारे पास 2 हो जाता है। अब 31 से अगर देखा जाए तो 7 बार में, हम पहले ही बोले थे कि 31 से कटना चाहिए, 31 गुने 37 में ये टूट रहा है, क्योंकि 37 बार में कट रहा है। अब हमें बोला जा रहा है कि तीनों को जोड़ करके क्या होगा, तो हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 17 को, 31 को और 37 को जोड़ेंगे। अगर लग रहा है कि इकाई अंक से काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बड़ी चीज नहीं है। 7 7 14 और 1 15, 3 3 6 1 7 और 1 8, 85 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो HCF निकालना था। देखो डायरेक्ट भी घटा करके हम लोग विचार कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट घटाने के बाद हम लोगों का बड़ा नंबर आ रहा था, तो हमें लगा यार बड़ा नंबर के चक्कर में पड़ना बेकार है। हालांकि यह भी था, घटाने के बाद देखिए 0 यहां पर आ जाता और ये 2 आ जाता और ये आ जाता 6, 620 आ जाता। 620 को देख करके भी हम लोगों को 31 पता चल जाता। लेकिन एक चीज बता दिए कि अगर कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि घटाने के बाद बड़ी संख्या आ रहा है ना, तो हम लोग 2 से या 3 से या 4 से, जो भी आवश्यकता अनुसार, जिससे हम लोगों का डिफरेंस छोटा हो जाए, उससे भी आप गुना करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये था हम लोगों का नंबर सिस्टम का आज लास्ट क्लास प्रैक्टिस का, और अगले क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को करेंगे और ये जो है कंटिन्यू हम लोगों का